नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की नोट्स सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत से संबंधित एक एक फैक्ट्स और एग्जाम्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी तैयारी को काफ़ी हद तक अच्छा बनाएगा। और यहाँ तक कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है तो 99% एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इसमें मिलने वाला है आपको अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का कंप्लीट मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से राजत्व सिद्धांत अपनाया था एक, और उस राजत्व सिद्धांत को जो प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अमीर खुसरो। इसने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और लिखा था, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को ईश्वरीय अथवा देवीय गुणों से युक्त बताया था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। दो क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में बने हैं कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, तो उसका आंसर होगा अमीर खुसरो ने प्रस्तुत किया था। एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत था, तो उसका आंसर था ईश्वरीय अथवा देवीय गुणों से युक्त। तो इन 3-4 लाइनों से दो क्वेश्चन एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं, उनको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत लिखने वाला या प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है, अमीर खुसरो है। और इस राजत्व सिद्धांत में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वरीय अथवा देवीय गुणों से युक्त बताया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व की विशेषताएं क्या क्या थीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा कि एग्जाम्स में कहाँ कहाँ किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अंत में एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं राजत्व सिद्धांत से संबंधित सभी क्वेश्चनों को भी मैं करवाऊंगा आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है निरंकुशता। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व की विशेषताओं में हम सब देखते हैं तो पहली विशेषता थी निरंकुशता। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन की निरंकुशता बलबन की निरंकुशता की चरम अवस्था थी। हम कह सकते हैं कि जो बलबन का राजत्व सिद्धांत था ये उससे भी कहीं बढ़कर निरंकुश सिद्धांत था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत को मुख्य रूप से अमीरों पर लागू किया था, जनता पर लागू नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सभी पर लागू किया था, यानी अमीरों के साथ साथ जनता पर भी अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत लागू था। बात समझ गए? यहाँ पे ये कंपैरिजन भी पूछा गया है एग्जाम्स में, बलबन के राजत्व सिद्धांत का और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का कंपैरिजन भी पूछा जाता है। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन का जो राजत्व था उसमें निरंकुशता थी, वो अमीरों पर लागू थी, जनता पर नहीं थी, लेकिन अलाउद्दीन के राजत्व में निरंकुशता अमीरों के साथ साथ जनता पर भी लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन की सभी शक्तियां अपने पास रखी थी, यानी स्वयं के पास रखी थी, अति केंद्रीकृत प्रशासन को किया था तथा प्रशासन का सर्वे सर्वा बना था। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता को। दूसरी विशेषता थी राजत्व का स्रोत क्या था, शक्ति। यानी अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का जो स्रोत माना गया है वो किसको माना गया है, शक्ति को माना गया है। बलबन अपने राजत्व का स्रोत किसको मानता था, ईश्वर को मानता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि मुझे राजत्व किसी ईश्वर, अमीर, उलेमा व जनता से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह मेरी शक्ति व सामर्थ्य के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना है। बलबन अपने राजत्व का स्रोत किसको मानता था, ईश्वर को मानता था, लेकिन अलाउद्दीन अपने राजत्व का स्रोत खुद की शक्ति और सामर्थ्य को मानता था। ये बात याद रखनी है कि जब तक अलाउद्दीन कहता था कि जब तक मेरे पास शक्ति, सत्ता या सामर्थ्य रहेगा तब तक मेरा राजत्व रहेगा। तीसरी विशेषता थी कि अत्यंत कठोर दंड व्यवस्था थी और तथा खुले दरबार में न्याय किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व में। और बलबन और अलाउद्दीन की समानता मिलती है इस विशेषता में कि ये विशेषता बलबन ने भी लागू की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने राजत्व में लागू की थी। चौथी विशेषता है नस्लवाद
अथवा कुलीनता के स्थान पर योग्यता के आधार पर प्रशासनिक नियुक्तियां। देखिए, बलबन ने अपने राजत्व में प्रशासनिक जो नियुक्तियां थी वो नस्ल या कुलीनता के आधार पर की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में नियुक्तियां कुलीनता या नस्लवाद के आधार पर ना करके योग्यता के आधार पर की थी। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि बलबन ने नस्लवाद पर बल दिया था, प्रशासन की नियुक्तियों में कुलीनता को आधार बनाया था, जबकि अलाउद्दीन ने बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन लेने हेतु प्रशासन में कुलीनता व नस्लवाद के स्थान पर योग्यताओं को नियुक्ति का आधार बनाया। इस कारण हिंदुओं को प्रशासन में स्थान मिला था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। पांचवी विशेषता है अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व की, वो है साम्राज्यवाद। बलबन का राजत्व ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करने हेतु था। ठीक है, वो बलबन ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था, जबकि अलाउद्दीन ने राजत्व साम्राज्य विस्तार अथवा साम्राज्यवाद की उद्देश्य पूर्ति हेतु लागू किया था। ये बात याद रखनी है। छठवीं विशेषता है कि जन कल्याण द्वारा जन समर्थन हासिल करने का कर्तव्य पालन करना, ना कि धार्मिक नीति का पालन करना। ये इसकी विशेषता थी कि जन समर्थन, लोगों का जन कल्याण करना है, लोगों का जन समर्थन हासिल करना है, ना कि अपने धार्मिक उद्देश्यों की या धार्मिक नीतियों की पालना करना अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व में नहीं था। सातवां है खलीफा से संबंध, कि खलीफा से क्या संबंध थे। तो अलाउद्दीन ने खलीफा से अनुमति प्राप्त नहीं की थी, यद्यपि उसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था तथा साथ ही साथ खलीफा का नाम का प्रयोग भी किया था, जिसका उद्देश्य खलीफा का सम्मान नहीं था बल्कि खलीफा परंपरा को जिंदा रखना था। यानी यास्मीन उल खिलाफत उल नासिरी उल मोमूनी की उपाधि ग्रहण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना है आपको। अगला है आठवीं विशेषता है धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण, कि यह सल्तनत काल में पहला अवसर था, यानी फर्स्ट बार हुआ था कि जब राजनीति धार्मिक नियमों यानी शरीयत शरा से संचालित ना होकर सुल्तान की इच्छानुरूप संचालित हो रही थी। इस प्रकार अलाउद्दीन धर्म को राज्य के अधीन कर दिया था अलाउद्दीन ने, कि धर्म के अधीन राज्य नहीं था। अलाउद्दीन के शासनकाल में धर्म राज्य के अधीन था। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। अलाउद्दीन का मानना था, अलाउद्दीन क्या मानता था इस विषय में धर्म के मामले में, कि अलाउद्दीन का मानना था कि शरा के वर्जित कानून अपरिहार्य रूप से लागू होने चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के कानून अपनाने से शासन मुश्किल होगा। दूसरी बात उसने कही थी कि मैं और मेरे पूर्वज मुस्लिम रहे, मगर मैं वही करूँगा जो राज्य के हित में है, चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो। क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा मुझे नहीं पता। ये बात अलाउद्दीन कहता था। ये बात भी याद रखनी है। अलाउद्दीन की बातें हैं, पूछे जाते हैं, कथन हैं। अलाउद्दीन का तीसरा कथन है कि मैं अशिक्षित हूँ, मैंने कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी, महज कुछ शब्दों अल्लाह कुल्लू से ही परिचित हूँ। ये बात कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी कहता था। इसके अलावा अलाउद्दीन ना तो विद्वानों के साथ बैठता था, ना ही उलेमाओं से परामर्श लेता था। एक बार बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से शरीयत अनुसार निम्न विषयों से ही परामर्श मांगा था उसने, लेकिन उनको लागू किया नहीं किया उसकी मर्जी थी। ठीक है, देखिए क्या काजी मुगीसुद्दीन से इसने क्या परामर्श लिया था। बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार कि हिंदुओं पर खिराज लगाया जाए या नहीं, अंग भंग या मृत्यु दंड के विषय में, कि लोगों ने कोई गलत कार्य करते तो उनका अंग भंग करना चाहिए या उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। दूसरा, देवगिरी के धन के विषय में चर्चा की थी कि देवगिरी से प्राप्त जो लूटा हुआ धन है उसका क्या करना है। चौथा, राजकोष में कितना व्यय हो रहा है उसके विषय में जानकारी के विषय में इसने इससे परामर्श लिया था। अधिकांश सुझावों को सुल्तान ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था उसने इन चारों विषयों पर कई सारे सुझाव दिए, लेकिन अधिकांश उसके सुझावों को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बरनी के अनुसार बरनी क्या कहता है इस विषय में कि वह शहर ढह क्यों नहीं जाता जहां हदीसों के बावजूद भी रवायतों से शासन चलता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के विषय में बरनी कहता है कि हदीसों यानी शरीयत के अनुसार कानून ना चलकर रवायतों से कानून चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इस विषय में अलाउद्दीन खिलजी के शहर को ढहने की बात किसने की थी? बरनी ने कही थी। इंपॉर्टेंट है ये।
अब हम देख लेते हैं अलाउद्दीन के राजत्व से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो ख्वाब थे, प्रथम विश्व विजय करना और दूसरा एक नए धर्म की स्थापना करना, जिसे अपने किस कोतवाल मित्र के कहने पर त्याग दिया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सिर्फ दो ख्वाब थे, दो सपने थे। एक तो वो सिकंदर के भांति विश्व विजय करना चाहता था, दूसरा एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। लेकिन इन दोनों ख्वाबों को उसका एक कोतवाल मित्र था, उसके कहने पर त्याग दिया कि ये संभव नहीं है। उसका नाम था मलिक अलाउल मुल्क। ये बरनी का चाचा व दिल्ली का कोतवाल था और अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी था। ठीक है, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के जो ख्वाब थे उनके विषय में उससे कहा था कि ये ख्वाब हैं ये भारत में शासन करते हुए पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि भारत को ही जीतने में आपकी पूरी उम्र लग जाएगी और भारत एक हिंदू प्रधान देश है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और यहाँ पर एक नए धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए इन दोनों ख्वाबों को त्यागने की बात कही थी अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, और इसकी बात मानकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ये दोनों ख्वाब त्याग भी दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने किसकी मदद से अपना राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो की मदद से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि शरीयत का मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं। यह कथन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी का। और ये बात इसने किससे कही थी, बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से ये बात कही थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, किसका कथन है। तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का है और सिकंदर लोदी ने भी आगे चल के सिकंदर लोदी ने भी ये कथन दिया है। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके विषय में कि इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के और बताएंगे कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ये बात अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कही थी। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, कौन था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़कर दिल्ली के शेष सभी उत्तरवर्ती सुल्तान इस कार्य प्रणाली को अपनाने में विफल रहे थे और सल्तनत पुनः धर्मतंत्र पर लौट आई थी। ठीक है, ये एक बात याद रखना है। इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। इसने धर्म को राज्य के अधीन किया था, ना कि धर्म के अधीन राज्य को किया था। और इसने शरा या शरीयत के अनुसार अपना राज्य नहीं चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। इसके अलावा जितने भी सुल्तान और हुए वो धर्मतंत्र के अनुसार ही अपने राज्य को चला पाए, शरीयत के अनुसार ही उन्होंने अपना राज्य चलाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के सुल्तानों ने खलीफा से कभी भी सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश के सुल्तानों ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बरनी ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था। तो इसका सही आंसर है 6 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में किस शासक को विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा कहा है। ठीक है, तारीख अलाई भी इस ग्रंथ का दूसरा नाम है, याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। तारीख अलाई। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने राजनीति के किस वर्ग के आधिपत्य को समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर है उलेमा वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपना वजीर बनाया था। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा खातिर को। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा वजीर बना था वो नुसरत खां बना था। ख्वाजा खातिर दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक वजीर के पद पर रहने वाला व्यक्ति है और ये आर्थिक यानी दीवानी के मामलों में कुशल प्रशासक था, लेकिन ये योद्धा नहीं था। ये बात याद रखनी है ख्वाजा खातिर के विषय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है,
तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था, तो इसका सही आंसर है राजा के देवी अधिकार पर। ठीक है, ये मैंने बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में काजी मुगीसुद्दीन सद्र उस सुदूर यानी मुख्य काजी नियुक्त किए गए थे, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूं जो उनके राज्य के लिए लाभकारी समझता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि वे शरीयत के द्वारा अनुमत हैं अथवा नहीं, यह किसने कहा था, तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने यामनी उल खिलाफत यानी खलीफा का नायब व नासिरी अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का दाया हाथ की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत को कार्यान्वित लागू करने से मना कर दिया था, कह दिया था कि राज्य शरीयत के अनुसार नहीं चल सकता है। ठीक है, तो इसने शरीयत के अनुसार अपना राज्य नहीं चलाया, इसने राजनीतिक मामलों और धार्मिक मामलों को अलग रखा था और इसने धर्म को राज्य के अधीन रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था, तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था, तो इसका सही आंसर है उलेमा वर्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास मुइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हबीब के अनुसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस संत ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था, तो इसका सही आंसर है संत शेख वसीर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान फ्रांस के लुई 14वें की तरह मानता था कि मैं ही राज्य हूं, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फैक्ट्स देखिएगा कि अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था, उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया है कि जितना कि मिस्र के फराउन ने भी कभी नहीं बहाया, यह कथन किसका है, तो ये कथन है जियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है, और ये कब कही थी ये बात, जब नव मुसलमानों का दमन किया गया था उस समय उस विषय में जियाउद्दीन बर्नी ने ये बात कही है कि जितना मिस्र के फराउन ने भी रक्त नहीं बहाया, उससे ज़्यादा रक्त तो किसने बहाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है, तो इसका सही आंसर है ईसामी व अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था, इसका सही आंसर है कड़ा मानिकपुर में। पिछली वीडियो में इस विषय में मैं खूब अच्छे से बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के किस भाई का पुत्र था, तो इसका सही आंसर है शिहाबुद्दीन मंसूर खिलजी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के सुल्तानों के राज्यरोहण से यह अवधारणा सिद्ध हो गई कि बिना धार्मिक समर्थन के न केवल राज्य जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है, तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम उलेमाओं से संबंधित धर्म गुरुओं की इस जमात के नियंत्रण, प्रबंधन और पोषण की जिम्मेदारी किस सुल्तान ने अपने सद्र उस सुदूर को सौंपी थी। सद्र उस सुदूर किसे बनाया था, काजी मुगीसुद्दीन को बनाया था, और ये उलेमाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी सद्र उस सुदूर को सौंप दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया था कि ये राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इनको आप संभालो, तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं, तो ये शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जो अधिराज्यत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता पर। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने यह माना कि उसे खुदा ने आदम की संतानों की देखभाल करने के लिए शासक के रूप में चुना है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी मानता था ये बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भूमि मेरी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है। तो इसका सही आंसर है काजी मुगीसुद्दीन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस सम्राट ने विरोधी नियमों की संहिता लागू की थी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी से लूटे गए खजाने बैत उल माल अथवा सरकारी खजाने का भाग बताया। ठीक है, तो देखिए जब मैंने बताया था कि इस परामर्श लिया था देवगिरी के धन के विषय में, तब काजी मुगीसुद्दीन ने देवगिरी से लूटे गए धन को बैतुल माल यानी सरकारी खजाने का भाग बताया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, काजी मुगीस। अगला क्वेश्चन है कि बर्नी ने किस सुल्तान के विषय में कहा है कि जब वह सुल्तान बन गया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि सरकार और प्रशासन सुल्तानों से संबंध है, जबकि शरीयत के नियम और आदेश काजियों और मुफ्तियों को सौंपे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राज्य कार्य में उलेमाओं के हस्तक्षेप का विरोध किया था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। फैक्ट्स देखिएगा कि अलाउद्दीन ने उलेमाओं द्वारा राज्य कार्य में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि उसे सरा यानी सरिया की फिक्र नहीं है। उसने अमीरों यानी अहले शमशीर और उलेमाओं यानी अहले कलाम की शक्ति सीमित कर दी थी, और उलेमाओं को दास्तार बंदान भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के शासन में किस वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव था। तो इसका सही आंसर है सैनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी एवं काजी मुगीसुद्दीन के मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी। तो देखिए खराज देने वाले हिंदुओं की स्थिति पर बात हुई थी, देवगिरी से प्राप्त धन पर हुई थी, सरकारी खजाने पर उसके और उसके परिवार वालों के अधिकार के विषय में बात हुई थी, जबकि राज्य की खुम्स की हिस्सेदारी पर कोई बात नहीं हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का केंद्र क्या था। तो इसका सही आंसर है सीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को एक नया धर्म स्थापित करने और सिकंदर की तरह विश्व विजय की अपनी योजनाओं को स्थगित करने के बदले निम्न में से क्या लागू करने की सलाह दी थी। तो इसका सही आंसर है 2 सुझाव दिए थे अलाउल मुल्क ने कि भाई देखो अलाउद्दीन खिलजी को कि तुम विश्व विजय करना चाहते हो उसको त्याग दो, नया धर्म बनाना चाहते हो उस भी ख्वाब को त्याग दो, केवल आप इस समय करो कि मुल्तान के मार्ग को सुरक्षित करो और हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाओ। ये 2 सुझाव दिए थे, 2 सलाह दी थी अलाउल मुल्क ने। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। ये थे दोस्तों आज के इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको किस प्रकार लग रही है और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बार कंटेंट आप एक वीडियो का किसी भी वीडियो का आप एक कंटेंट पूरा पढ़ के अवश्य देखें, आपको लगेगा कि कंटेंट में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। इसको एक बार पढ़ लिया, आपको कंप्लीट सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं, तो आप यहाँ से पूरा कोर्स कंप्लीट करें, मैं ये चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।